आज हमारे घर में दीदी की शादी थी और मैं बहुत खुशी से उड़ती फिर रही थी। कितनी सब्र के बाद यह दिन आया था। शादी का इंतजाम हमारे घर के पास ही एक पार्क में किया गया था। दीदी की शादी का सालों से इंतजार था, क्योंकि दीदी की उम्र शादी से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गई थी और रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया और फौरन ही शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। और आज वह दिन आ चुका था। घर से सारे मेहमान शादी के हॉल में चले गए थे। अब बस में और छोटा भाई ही बचे थे। हम दोनों भी निकल रहे थे। बारात आने ही वाली थी। हम जैसे ही शादी हॉल में पहुंचे तो कुछ देर बाद ही बारात आ गई। बारात का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। शादी की सारी रस्में होने लगी और फिर पंडित जी ने फेरों के लिए भी बुला लिया। बहुत ही खुशी भरे माहौल में दीदी की शादी हुई थी। और फिर ठीक विदाई से पहले मेरी दीदी की सास ने कजीबो गरीब शर्त हमारे सामने रख दी। ऐसी शर्त सुनकर हम सब लोग हैरान रह गए थे और उनकी जिद थी कि इस शर्त को हर हाल में पूरा किया जाए। हम सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मेहमान भी आपस में कानाफुसी करने लगे थे। ऐसा तो ना कभी पहले देखा था ना सुना था। मेरा नाम आवनी है और दीदी का नाम एशा है। मेरी उम्र 24 साल हो चुकी है, लेकिन दीदी मुझसे 4 साल बड़ी है। दीदी की उम्र 28 साल हो चुकी है। इंटर के बाद दीदी ने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई का कोई ज्यादा शौक नहीं था। वह कुकिंग में और बेकिंग में किस्मत आजमाना चाहती थी। वह अपना एक छोटा सा बेकरी खोलना चाहती थी, जिससे वह बिजनेस कर सके। हम सबने दीदी को सपोर्ट भी किया था और हम भी यही चाहते थे कि अगर दीदी का रुझान इस तरफ है तो जरूर उन्हें यह काम करना चाहिए। सो दीदी ने घर पर ही कुकिंग और बेकिंग का छोटा सा सेटअप बना लिया था और लोगों को होम डिलीवरी भी करने लगी थी। पापा दीदी के इस बिजनेस में उनके साथ थे और दीदी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। पापा डिलीवरी दे आते थे और दीदी ऑर्डर के अनुसार खाना तैयार कर देती थी। हमारा अच्छा चल रहा था और पापा की भी एक कंपनी में नौकरी थी। उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, इसीलिए हमें पैसों की कोई तंगी नहीं थी। जैसे ही दीदी का बिजनेस थोड़ा फैला तो अब पापा ने एक डिलीवरी बॉय रख लिया था, जो हर ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट लेता और खाना दे आता। मैं अभी इंटर में ही पढ़ रही थी जब दीदी ने यह बिजनेस शुरू किया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं मास्टर्स करके किसी अच्छे से कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती थी। उन्हीं दिनों घर में मम्मी पापा ने दीदी के रिश्ते के लिए बात करना शुरू कर दी। हालांकि दीदी ने कहा भी था कि अब मेरा बिजनेस चलने लगा है, मुझे कुछ समय और दें ताकि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि शादी के लिए यही सही समय है, बाकी अपना शौक बाद में पूरी करती रहना। मम्मी पापा की जिद पर दीदी ने भी अपनी राय दे दी और फिर जोर शोरों से दीदी का रिश्ता देखना शुरू कर दिया गया। हर एक को दीदी के रिश्ते के लिए कहा गया, लेकिन न जाने क्या बात थी। देखने में दीदी प्यारी भी थी और पहनने होने का सलीका भी था। पढ़ी पढ़ी लिखी भी थी और हुनरमंद भी थी। लेकिन फिर भी दीदी का रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पा रहा था। किसी न किसी वजह से बात बनते बनते रह जाती थी। जब हमें लगता कि यह रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तभी किसी न किसी वजह से बात रह जाती और हम देखते ही रह जाते। 4 साल मम्मी पापा रिश्ता देखते रहे। कभी कोई किसी वजह से रिजेक्ट कर जाता और कभी कोई रिश्ता मम्मी पापा को पसंद नहीं आता। दीदी अब चिड़चिड़ी हो गई थी और इस सब सूरत हाल से घर में अजीब सी टेंशन बनी हुई थी। दीदी अपने आप को मुजरिम सा समझने लगती है और अब तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरा रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप लोग आवनी का रिश्ता देखें। दीदी ने कह दिया, मुझे शादी ही नहीं करनी है। मम्मी पापा दीदी का दुख समझते थे। रिजेक्ट होना और बार बार होना बहुत बड़ी तकलीफ होती है और दीदी इस तकलीफ से कई बार गुजरी थी। लेकिन मम्मी पापा ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वह लगातार अपनी कोशिशें में लगे हुए थे। लेकिन यह रोज रोज का रिजेक्ट होना दीदी को दिमागी तकलीफ से दो चार कर रहा था। हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था और दीदी किस जज्बाती तोड़फोड़ का शिकार हुई थी, इसका अंदाजा हमें उस दिन हुआ जब दीदी ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया। हुआ कुछ यूं था कि आज भी दीदी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। देखने में तो वह फैमिली बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मी पापा के साथ इधर उधर की बातें चल रही थीं
कि अचानक उन आंटी ने कहा कि अपनी बेटी को बुलाइए। मम्मी कहने लगी, जी जरूर, मैं अभी बुलाती हूँ। मम्मी ने दीदी को कमरे से बाहर लाया, पर दीदी अपने सदा से अंदाज में थी और जाकर सोफे पर बैठ गई तो लड़के की माँ कहने लगी, लड़की तो अच्छी है लेकिन उम्र काफी लगती है। दीदी ने यह बात सुनकर मम्मी की तरफ देखा, लेकिन मम्मी ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और दीदी की जगह खुद जवाब दिया। कहने लगी, नहीं, अभी तो सिर्फ 26 की हुई है। लेकिन आंटी मानने को तैयार नहीं थी, शायद इसलिए कि दीदी का शरीर पहले से कुछ भरा भरा सा हो गया था। उनका कहना था कि आपकी लड़की कम से कम 32 साल की तो जरूर लगती है। मम्मी पापा चुप होकर बैठ गए। फिर वह आंटी कहने लगे, आप लोग दहेज में क्या क्या देंगे? इतना बात सुनना थी कि दीदी एक झटके से उठकर हॉल से बाहर चली गई। आंटी ने इसको बदतमीजी समझा और इस वक्त उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, एक तो ये लड़की इतनी ज्यादा उम्र की है, ऊपर से नखरा भी तो देखो कितने ज्यादा है। हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी। मेरे बेटे के लिए बहुत रिश्ते हैं और इससे कम उम्र और खूबसूरत और ज्यादा दहेज वाली लड़की के रिश्ते तैयार हैं। वह आंटी मम्मी पापा को बुरा भला बोलते हुए चली गई। उनके जाने के बाद मम्मी भी रोने लगी, क्योंकि ऐसी किसी सूरत हाल का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज तो हद ही हो गई। दीदी भी अलग अपने कमरे में बंद हो गई थी और मम्मी पापा अलग परेशान से बैठे हुए थे। घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था, लेकिन मैं सबको नॉर्मल करने के लिए इधर उधर की बातें करती फिर रही थी। मैं जल्दी से रात के लिए खाना बनाया, उन सबको टेबल पर आने को कहा। मम्मी पापा तो कुछ देर बाद हाथ धोकर आ गए। मैंने दीदी को भी आवाज दिया और बाहर आने को कहा, लेकिन दीदी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं परेशानी से पापा की तरफ देखा तो वह भी नजर चुरा गए। मजबूरन हम लोग ही खाना खाने के लिए बैठ गए। हमारा ख्याल था कि दीदी कमरा बंद करके रो रही होगी, लेकिन अब तो इस बात को 4 घंटे गुजर चुके थे और दीदी ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। खाने के बाद मैंने दोबारा दीदी के कमरे का दरवाजा खटखटाया और जोर जोर से आवाज भी दी, लेकिन दीदी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अब कुछ चिंता होने लगी थी, इसलिए मैंने पापा से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप कैसे भी करके इस दरवाजे को खोलिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है दीदी की। अब तो पापा भी घबरा गए थे, क्योंकि दीदी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। इसलिए पापा ने और छोटे भाई ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन दरवाजा टूटते ही जो सामने का मंजर आया, उसने हमारे पैरों तले से जमीन सरका दी थी। दीदी सामने ही अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। मैं एकदम आगे बढ़ी और दीदी को सीधा किया। दीदी बिल्कुल बेसूध थी और उनके मुंह से हल्का सा जाग भी निकल रहा था। हम बहुत घबरा गए। मैं परेशान होकर उनकी नब्ज चेक किया, जो बहुत हल्की हल्की से चल रही थी। मां, मैंने पापा से कहा कि पापा, दीदी को क्या हो गया है? जल्दी से दीदी को अस्पताल लेकर चलते हैं। मम्मी पापा के तो जैसे हाथ पैर सुन हो गए थे। जवान बेटी को इस हालत में देखना बहुत ही हिम्मत का काम था। हम सभी इस समय दीदी को लेकर अस्पताल ले आए। वहां पर इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट किया गया। डॉक्टर के अनुसार अगर कुछ देर और गुजर जाती तो शायद दीदी का जिंदा बचना नामुमकिन होता। डॉक्टर कह रहे थे कि यह पुलिस केस है, पुलिस को बताना पड़ेगा। लेकिन पापा ने उनकी बहुत विनती की, हमारी लड़की बदनाम हो जाएगी। डॉक्टर ने भी मेरे पापा की मजबूरी को समझते हुए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। दीदी को सारी रात अस्पताल में ही रखा गया। सुबह तक उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। होश में आने के बाद दीदी ने किसी से कोई बात नहीं की, बस बेआवाज आंसुओं के साथ रोती रही। मैंने भी दीदी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनके अंदर का दुख जानती थी। बार बार किसी लड़की के लिए रिजेक्ट होना, जबकि उसमें कोई कमी भी ना है, एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मैं दीदी के इस दुख को समझ सकती थी। सुबह डॉक्टर की विजिट के बाद हम दीदी को घर ले आए। दीदी ने नींद की गोलियां क्या खा ली। हमारे घर में तो जैसे मौत का सन्नाटा छा गया था। पापा तो खुद को ही मुजरिम समझने लगे थे कि उनकी वजह से उनकी औलाद आज दुख में है, और मैं कभी मम्मी पापा की हिम्मत बढ़ती तो कभी दीदी को हौसला देती। दीदी इस तकलीफ से निकलने में 2 से 3 दिन लग गए। तब तक हम लोग भी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ गए थे। लेकिन अब कभी कभी मैं दीदी को समझती रहती कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मम्मी पापा क्या करते।
उनकी जिंदगी में पहले क्या काम परेशानियां थी जो अब तुम उनको और परेशान कर रही थी और उन्हें औलाद का दुख दे रही थी। मैंने दीदी को बहुत समझाया और वह शर्मिंदा से सर झुकाए बैठी रहती, कुछ भी ना कहती। इस हादसे के बाद दीदी काफी खामोश रहने लगी थी। हाँ, उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी थी और वह था उनका काम। वह अपने काम के मामले में बहुत ईमानदार थी और वक्त पर उसे पूरा करती थी। कुछ दिन शर्मिंदगी की हालत में रहने के बाद एक दिन दीदी ने मम्मी पापा के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ली। मम्मी पापा भी शायद इसी इंतजार में थे। दीदी को सीने से लगा लिया और तीनों ऐसे रोने लगे जैसे आज सच में दुख के बदले घिर गए हों। उसके बाद घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मम्मी पापा दीदी से रिश्ते की बात करने वाले थे तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप दीदी की दिमागी हालत के देखते हुए कुछ समय के लिए कोई रिश्ता ना देखें और ना ही किसी को घर पर बुलाए। मेरी बात भी उनको समझ आ गई थी, इसीलिए उन्होंने दोबारा रिश्ते के लिए कोशिश नहीं की। दीदी के बाद मेरा नंबर था, लेकिन मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी क्योंकि मैं अब मास्टर्स कर ली थी और मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर रही थी। मेरा शौक था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही नौकरी मिल जाए। पढ़ाई के मामले में मैं बहुत अच्छी थी, मेरे रिजल्ट भी काफी अच्छे थे और मैं नौकरी ढूंढ रही थी। उधर मेरे घर वाले भी अब दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे कि उन्हीं दिनों विहान का रिश्ता दीदी के लिए आया था। हमारे मोहल्ले में ही जानने वाले थे जिनके जरिए यह रिश्ता आया था। पापा ने कहा अगर उन्हें वह पसंद आती है तो हम रिश्ते की बात आगे चलाएंगे। जिन अंकल ने पापा को रिश्ते के बारे में बताया था उन्होंने भी हामी भर ली और ठीक 2 दिन बाद लड़के वालों को घर आने का टाइम दे दिया गया। मम्मी और पापा ने अच्छा खासा इंतजाम किया था। हमें पूरी उम्मीद थी कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, इसीलिए हमने तैयारी भी उसी हिसाब से की थी और वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। मेहमानों की अच्छी तरह खातिर की गई थी और बातों के दौरान एक दूसरे के साथ जरूरी मामलात भी निपट लिए गए थे। दीदी भी डरते डरते सामने आई थी क्योंकि उन्हें डर था कि शायद आज भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दीदी के बैठने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दीदी के सामने ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और दीदी के हाथ पर शगुन के तौर पर कुछ पैसे भी रख दिए। मम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यह रिश्ता तय हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस वक्त कोई भी ऐतराज नहीं किया। दीदी शर्माकर अंदर चली गई और विहान के साथ दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। मैं खुद भी दीदी के लिए बहुत खुश थी। आखिरकार उनके सब्र का फल उन्हें मिलने वाला था। एक पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर उनका जीवन साथी बनने वाला था। वहीं पर बैठे बैठे लड़के वालों ने मम्मी पापा को भी अपने घर पर इनवाइट कर लिया। 3 दिन के बाद मम्मी पापा को लड़के बालों की तरफ जाना था। हमने भी अपनी तरफ से खूब बढ़ चढ़कर तैयारी कर ली थी और 3 दिन के बाद मम्मी पापा विहान के घर चले गए। लड़के का घर बार बहुत अच्छा बना हुआ था और ऐशो आराम की हर चीज घर में मौजूद थी। मैं और मम्मी पापा बार बार घर को देखकर खुश हो रहे थे। लड़का भी बहुत ही संस्कारी और मोहब्बत वाला था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। इसीलिए वहीं बैठे बैठे विहान की मां ने कहा, बहन जी, मैं आपसे कोई जरूरी बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। उन्होंने मेरी मां से कहा तो मेरी मां कहने लगी, जी कहिए क्या बात है। तो विहान की मां कहने लगी है, दरअसल मैं बीमार रहती हूँ, शुगर और ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ। कब तबीयत खराब हो जाए कुछ पता नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि विहान की दुल्हन को घर ले आऊं और उसका बसता हुआ घर देखकर मैं सुकून से मर सकूं। मेरी बस आपसे यही विनती है कि हमें जल्द शादी की तारीख दे दे। विहान की मां ने कहा तो मम्मी पापा की तरफ देखने लगी क्योंकि यह फैसला मम्मी अकेले नहीं ले सकती थी। इसीलिए उन्होंने पापा की राय जननी चाहिए। पापा भी कुछ सोच विचार करके कहने लगे, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, हमें भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। बस हमें तैयारी करने का थोड़ा सा समय दीजिएगा कि हम अपनी बच्ची को अच्छे से इज्जत के साथ विदा कर सके। पापा ने बात पूरी की तो विहान की मां कहने लगी, भाई साहब, आप चिंता बिल्कुल मत करें, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बस 2 कपड़ों में अपनी बेटी को विदा कर दें। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी बच्ची हमें दे दी तो समझो सब कुछ दे दिया। आंटी ने बड़ी मोहब्बत से यह बात कही तो पापा कहने लगे, ये तो आपकी मोहब्बत और बड़कपन है।
लेकिन हम ऐसे अपनी बच्ची को बिल्कुल खाली हाथ भी विदा नहीं कर सकते। दुनिया का दस्तूर है, समाज क्या रहेगा, इसलिए जो उसके नसीब में होगा उसे मिलकर रहेगा। यूं बातों बातों में ही 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी पक्की हो गई। मम्मी पापा बहुत खुश थे। ये हमारे घर की पहली शादी थी और मेरी अपनी खुशी भी देखने लायक थी। मैं हर तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और एक से बढ़कर एक कपड़े खरीद रही थी। दीदी के लिए भी मैंने ढेर सारी शॉपिंग की थी। उन्हीं दिनों एक खुशी मेरे और इंतजार में थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल गई थी और 1-2 दिन बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था। मेरी कामयाबी देखकर सब बहुत खुश हुए थे। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। मैं भी बहुत खुश थी। एक के बाद एक खुशी मिल रही थी। लगता है खुशियों ने इस घर का रास्ता देख लिया था। पापा ने दीदी के दहेज के लिए कुछ चीज तो पहले ही खरीद कर रखी हुई थी, जबकि अब इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर का सामान मौके पर खरीदा जा रहा था। बिहान के घर तरफ हमारा फिर जाना ही नहीं हुआ था। हम शादी की तैयारी में इतनी बुरी तरह बिजी हो गए थे कि वहां पर दोबारा गए ही नहीं, जबकि विहान के घर वाले 1-2 बार आए भी थे, दीदी का नाप लेने और इसी तरह की कुछ जरूरी बातचीत करने के लिए वह लोग 2-3 बार आए थे। आज हमारा प्लान विहान की तरफ जाने का था। हम भी उनके कपड़ों का नाप लेने के लिए जा रहे थे और दूसरा, पापा ने उनसे पूछना था कि बारात में कितने लोग शामिल होंगे। इसी सिलसिले में मैं और पापा विहान की तरफ चले आए। हमने पहले ही यह खबर दे दी थी, इसलिए आंटी दरवाजे पर ही मौजूद थी। अच्छे से हमारा स्वागत किया और हम अंदर बैठ गए। विहान के पापा घर पर नहीं थे, जबकि विहान घर पर ही था। विहान से उनका नाप लिया और पापा ने आंटी से पूछा, कितने लोग बारात में शामिल होंगे? आंटी ने साफ कह दिया, हमारी तरफ से सिर्फ 15-20 लोग ही बारात में आएंगे। इसकी वजह यह है कि हम आप पर कोई तकलीफ नहीं डालना चाहते। हाँ, जब हमारी तरफ मुंह दिखाई की रस्म होगी तो हम ये रस्म को भी धूमधाम से करेंगे और शहर के सबसे बड़े होटल में करेंगे। हालांकि पापा ने उनको कहा भी था कि आप जितने लोग लेकर आना चाहे लेकर आ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आंटी ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? पापा भी उनकी खुशी पर राजी हो गए। मुझे आंटी की यह बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने बड़े गुरूर भरे अंदाज में हमें मना किया है। वरना हम इतने गिरे पड़े भी नहीं थे कि 100-150 लोगों की खातेदारी ना कर सके। मैंने रास्ते में पापा से कहा भी कि मुझे आंटी की बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें हमारी खुशी भी देखना चाहिए थी, लेकिन पापा कहने लगे, उनकी बात भी ठीक है, बेटी वालों पर इतना बोझ डालना ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। अब तुम ये बात घर पर जाकर अपनी दीदी या माँ को मत बताना, उन्हें भी बुरा लगेगा। फिर मैं भी चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में एक गांठ सी पड़ गई थी। उसके बाद शादी की तैयारियों में लग गई और फिर शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन बनी दीदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेमन कलर लहंगे में दुल्हन बनी दीदी ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। मैंने दीदी को हमेशा सदा से हुलिये में देखा था, लेकिन आज इस तरह सजे स्वरे देखकर मैं हैरान रह गई थी। दीदी तो सचमुच में कोई परी लग रही थी। मैंने फौरन दीदी की नजर उतारी और मम्मी पापा भी दीदी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नमी भी थी। दीदी से जुदाई का ख्याल और लोगों को ठीक से खुश भी नहीं होने दे रहा था। बारात आ चुकी थी, शादी की रस्में अच्छी तरीके से हो चुकी थी, लेकिन अचानक एक ऐसी बात हो गई जिसमें सब लोगों को हिलाकर रख दिया। विहान की मां ने मम्मी से कहा कि उनके यहाँ रिवाज है कि जब भी दुल्हन को विदा करवा कर ले जाते हैं तो घर ले जाने से पहले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उसके बाद ही घर ले जाते हैं। मम्मी ने यह बात सुनी तो बहुत हैरान हुई। कहने लगी, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा, ना ही सुना, ये कैसा अजीब सा रिवाज है। मम्मी ने जरा गुस्से से कहा, लेकिन आंटी इस बात पर जिद पर आ गई कि यह उनके घर का रिवाज है और यह वर्षों से उनके खानदान में चला आ रहा है और वह अपने रिवाज को खत्म नहीं कर सकती। मम्मी कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक दुल्हन बनी लड़की को विदा करवा के घर ले जाने के बजाय अस्पताल में लेकर जाएंगे? ये कैसा रिवाज है? आखिर इसकी क्या टुक बनती है? आंटी कहने लगी कि हमारे यहाँ यही रिवाज है और आपको ये रिवाज करना पड़ेगा। हमने आज तक अपनी कोई बात आपसे जबरदस्ती नहीं मनवाई है, ना ही आपसे कोई डिमांड रखी है, लेकिन अब ये बात तो आपको मानना पड़ेगा।
आंटी की बात सुनकर मम्मी चुप हो गई। बात पढ़ते पढ़ते मर्दों तक पहुंच गई। लड़के की तरफ के मर्द इस हक में थे, जो उनकी तरफ का रिवाज था, उसे मनाना ही पड़ेगा। वह सब यही कह रहे थे कि हमने हमारे घर के रिवाज के मुताबिक लड़की पहले हमारे अस्पताल जाएगी, उसके बाद घर जाएगी। लेकिन मम्मी पापा इस हक में बिल्कुल नहीं थे। वह यही कह रहे थे कि अभी आप विदा करवाकर घर ले जाएं, बाद में उसे अस्पताल लेकर चले जाएं। लेकिन वह लोग किसी भी तरह राजी नहीं हो रहे थे और फिर आखिर में फैसला लड़के वालों की हक में ही हुआ था, क्योंकि मम्मी पापा को भी डर था कि कहीं इस मामूली सी बात को बहाना बनाकर वह शादी को तोड़कर ना चले जाएं। हालांकि उनका दिल किसी भी तौर पर इस बात के लिए नहीं मार रहा था, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि लड़के बालों की बात मान ली और फिर दीदी की विदाई कर दी गई। दीदी को कार में बिठाया और आंटी अंकल और विहान बारात के दूसरे लोग उनके साथ ही चले गए। मम्मी पापा भी पीछे पीछे दीदी के अस्पताल चले गए। हमें कुछ बेचैनी सी लगी हुई थी। दीदी को इस तरह अकेले अस्पताल भेजने में डर भी लग रहा था। दीदी को सब लोग ऑन ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। कुछ देर बाद हमने देखा कि लड़के की घरवालों के सारे मर्द डॉक्टरी कपड़ों में थे और वह सभी ऑन ऑपरेशन थिएटर में चले गए। मम्मी और मैं हैरानों परेशान बैठे हुए थे। हमसे इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी, हमें यही बैठना था। मैं बेचैनी से इधर उधर कहने लगी, लेकिन कुछ देर बाद तो मुझे सब्र न हुआ और मैं ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और पापा भी अंदर आ गई, लेकिन अंदर आकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ऑपरेशन थिएटर खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। मैं और मम्मी पापा हैरानों परेशान रह गए। मैं भागकर बाहर आई, वहां पर मौजूद स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमने खुद उन सबको ऑपरेशन थिएटर जाते देखा था, लेकिन उन्हें बाहर निकलते हुए नहीं देखा। मैंने सारा अस्पताल छान मारा, एक एक स्टाफ से पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। हम बहुत परेशान हो चुके थे। मम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया था। आखिर ये क्या मामला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रो रो कर मेरी माँ का बीपी हाई हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। मम्मी को वहीं अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मैं और पापा सड़कों पर निकलकर खड़े हुए थे, लेकिन ना तो दीदी का कहीं पता चल रहा था, ना ही विहान का। और उसके घर पर गए, लेकिन वहां पर भी ताला पड़ा हुआ था। पड़ोस वालों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही यह घर खाली कर दिया था। अब तो पापा की तबीयत भी खराब होने लगी थी। आखिर उनकी जवान बेटी का मामला था। वह लोग ना जाने दीदी को लेकर कहाँ चले गए। आसपास लोगों से पूछा, लेकिन किसी को इन लोगों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सबने यही कहा कि वह लोग तो 1 हफ्ते पहले ही यहां से चले गए हैं। ये घर उन्होंने कुछ महीने पहले ही किराए पर लिया था और उनके लड़के की शादी है, ऐसा तो हमें किसी को पता ही नहीं था। परेशान से हम वापस अस्पताल आ गए। अब तक मम्मी की तबीयत वैसी ही थी। मैं और पापा वहीं पर मम्मी के पास ही बैठ गए। सारी रात हमारी किसी तरह गुजर गई थी, ये हम ही जानते थे। भगवान का शुक्र है कि सुबह तक मम्मी की हालत ठीक हो गई थी, तो डॉक्टर ने चेकअप करके उन्हें छुट्टी दे दी। हम लोग घर आ गए। खाली घर काटने को दौड़ रहा था। हम लोग हॉल में ऐसे बैठ गए जैसे कि अपनी सारी जमा पूंजी लूट बैठी हूं। एक दूसरे से नजरें चुराए हम अपनी अपनी सोचों में गुम थे। दीदी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला था और एक एक पल हमारे ऊपर भारी पड़ रहा था। बेशक हमने उसकी शादी करके उसको विदा कर दिया था, लेकिन जिस तरह से वह गायब हुई थी, इस बात ने हमें परेशान कर दिया था। और वह लोग कैसे 1 हफ्ता पहले ही घर छोड़ दिए थे, ना जाने कहां पर रह रहे थे और दीदी को कहां लेकर गए। आखिर उनका मकसद क्या था, ये सोच सोचकर ही हमारी रूह कांप रही थी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने पापा से कहा कि पापा पुलिस में रिपोर्ट करवा दें, यह ना हो कि दीदी को कोई बड़ा नुकसान हो जाए। मैंने कहा तो पापा कहने लगे, इस तरह तो हमारी बदनामी हो जाएगी। पहले ही उसकी बारात में जो कुछ हुआ, लोगों ने कितनी बातें बनाई, और फिर अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो जगह जगह हमारे चर्चे होने लगेंगे। लेकिन मैंने कहा, पापा दीदी के बारे में भी तो सोचना होगा। अगर हम बदनामी को लेकर बैठे रहे तो ऐसा ना हो कि कहीं दीदी की जान को खतरा हो जाए। पापा चुप हो गए। मम्मी भी रोते हुए कहने लगी कि आवनी बिल्कुल ठीक कर रही है,
आप पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। कहीं से भी मेरी बच्ची मुझे वापस लाकर दो। ना जाने वह किस हाल में होगी। वह जालिम कौन लोग हैं? मेरी बच्ची को ना जाने कहाँ ले गए हैं। मम्मी ने रोते हुए कहा। तो पापा झटके से उठकर अंदर चले गए। मुझे खुद भी इस बात का एहसास था कि अगर हम दोनों बहुत परेशान थे तो पापा भी हमसे ज्यादा परेशान थे। समय तेजी से गुजर रहा था, लेकिन हमारे लिए तो एक एक पल सदियों बराबर लग रहा था। हमारी नींद उड़ चुकी थी। मैंने पापा से बहुत कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करवा दो, लेकिन पापा ने यही कहा कि आज की रात देख लेते हैं, कल पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। मैंने भी पापा की जिद के आगे खामोश हो गई। पापा कुछ सोचकर ही कह रहे होंगे। मम्मी की तबीयत हर थोड़ी देर बाद खराब हो जाती। कभी उनका शुगर बढ़ जाता है, कभी बीपी हाई हो जाता। मैं कभी मम्मी को देखती तो कभी पापा को। ये समय हमारे लिए बहुत मुश्किल था। सारी रात ऐसे ही गुजर चुकी थी और दीदी का अब तक कुछ पता नहीं चला था। अगले दिन की सुबह हमारे लिए बिल्कुल भी रोशन नहीं थी। पापा बेचैनी से अंदर बाहर हो रहे थे, जबकि मम्मी अपना बीपी हाई की वजह से लेटी हुई थी और मैं परेशानी से बैठी हुई थी। ना जान मेरी दीदी किस हाल में होगी और कहाँ होगी। सारा दिन इसी तरह गुजर गया और मैंने पापा से इस बात पर लड़ाई करना शुरू कर दी कि आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसे हाथ पैर हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। पापा भी अब मेरी बात से राजी लग रहे थे। अभी वह थाने जाने की तैयारी कर ही रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानी से पापा की तरफ देखा। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया है। मैं दरवाजे की तरफ आई, लेकिन दरवाजा खोलते ही मुझे सामने दीदी का चेहरा नजर आया और मैं सीख मारते हुए उनसे लिपट कर रोने लगी। लेकिन दीदी इतनी देर में ही मेरी बाजू में बेहोश हो चुकी थी। मैंने फौरन चिल्लाकर पापा और मम्मी को बुलाया। वह दोनों भागे आए। दीदी को देखकर दोनों भी बहुत हैरान हुए और उन्होंने पहले भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन जब दीदी को बेहोश देखा तो परेशान हो गए। उठाकर अंदर ले आए। उसके कुछ देर बाद दीदी को होश आ गया, लेकिन दीदी का रंग पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था वह जैसे बरसों की बीमार हो। होश में आते ही दीदी ने अपने पेट के दाहिनी तरफ हाथ रखा हुआ था और उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। मैंने दीदी से पूछा, दीदी क्या हुआ? क्या पेट में दर्द हो रहा है? मेरे पूछने पर वह न मैं सर हिलने लगी और फिर उन्होंने अपने सूखे होठों पर जवान फिरते हुए मुझे पानी मांगा। मैंने जल्दी से किचन में जाकर पानी ले आई और दीदी को पिलाने लगी, लेकिन दीदी से तो उठा भी नहीं जा रहा था। इसीलिए लेट लेट ही पानी पीने लगी और गिलास रख दिया और फिर दोबारा से बेसूध होकर लेट गई, जैसे उनके शरीर में जान ही बची ना हो। हम तीनों बहुत परेशान थे और इसी परेशानी में दीदी को देख रहे थे। आखिर उन्हें क्या हुआ है? मैंने दीदी से कहा, दीदी कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? मैंने दीदी से कहा तो दीदी ने धीरे से कहना शुरू किया। दीदी ने बताया कि मुझे विदा कर जब अस्पताल ले जाया गया तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं ये देखकर बहुत डर गई थी और परेशानी से बार बार पूछ रही थी, आखिर मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और मुझे इतने में विहान और उनके घर वाले ऑपरेशन थिएटर में ही चले आए। उनमें से किसी एक ने मुझे कुछ सूंघ कर बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे होश ना रहा। ना जाने वह किस तरह मुझे अस्पताल से निकालकर किस तरह मुझे खाली मकान में ले गए। मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं, लेकिन जब मुझे होश आया तब हल्की हल्की आंखों से मैंने देखा कि यह पुराना सा घर था। मुझे एक बिस्तर पर लेटाया गया था और मेरे पास एक टेबल के ऊपर कुछ चीज पड़ी हुई थी, जिस तरह की डॉक्टरी सामान होते हैं। मैं विहान को अपने ऊपर झुके हुए देखा था, लेकिन मुझे उस वक्त कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मैं शायद किसी दवा के आसार में थी और मैं दोबारा बेहोश हो चुकी थी। और फिर ना जाने कितने घंटे के बाद मुझे होश आया। तेज दर्द की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई थी। अपने दाएं तरफ हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद वहां इस समय कोई भी मौजूद नहीं था कि मेरी चीख सुनकर कोई आता। मैं अभी भी अस्पताल के बेड जैसे बिस्तर पर थी और शायद मेरी टांगें बांधी गई थीं, क्योंकि इस वक्त मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। मेरा एक हाथ भी बांधा हुआ था। मैंने परेशानी से घूमकर देखा, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। ये जगह अजीब सी थी और यहां पर कोई था भी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे यहां से निकलने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी।
और मेरे पेट के दाएं तरफ से जो दर्द होता था, उसकी लहर पूरे शरीर में ऐसी दौड़ रही थी जैसे मेरी जान ही निकल रही हो। ऐसी बेबसी और दर्द में डूबे एहसास में न जाने कितना समय गुजर गया। फिर शाम को मैं विहान को देखा। वह मुझे ही देखने आया था। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया है? लेकिन वह कहने लगा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तो ये शादी अपने मकसद को हासिल करने के लिए की किया। उसने अजीब से शब्दों में कहा। तो मैंने पूछा, मकसद कैसा मकसद? तो वह कहने लगा, मैं इंसानी अंगों का कारोबार करता हूं और जवान लड़कियों के अंग बेचता हूं, जब मेरे और फिर दवाइयां में भी इस्तेमाल होते हैं और मेकअप बनाने के सामान में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास अभी कुंवारी लड़की के गुर्दे की डिमांड थी। बहुत अमीर पैसे वाली फैमिली है, उसे अपनी इकलौती बेटी के लिए एक गुर्दे की डिमांड थी और वह मुझे इसकी मुंह बोली कीमत देने के लिए तैयार था। इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का नाटक किया और तुम्हारा एक गुर्दा निकालकर मैंने दुगने दाम पर बेच दिया है। अब तुम तब तक मेरे पास हो जब तक मेरे पास दूसरे गुर्दे की डिमांड नहीं आ जाती। उसके बाद मैं तुम्हारा काम तमाम करके तुम्हें कहीं फेंक दूंगा और तुम्हारे घर वाले मुंह तक पहुंच भी नहीं सकेंगे। उसकी यह बातें सुनकर मैं डर के मारे कम कर रह गई थी। कुछ देर बाद विहान वहां से चला गया। मुझे सोचने का मौका मिल गया। मैं यहां से भाग जाना चाहती थी। मैं इस तरह यहां पर नहीं मर सकती थी। इसीलिए मैंने आसपास नजर घुमाकर भागने का सोच रही थी, लेकिन मुझे तो रस्सियों से बांधा गया था। मेरे एक हाथ की रस्सी जरा ढीली थी, वह शायद इसलिए कि मैं अपने करीब पड़ी कोई चीज उठा सकूं। इसीलिए मैंने कोशिश करके कुछ ही दूर पड़ी, कैंची उठाई और एक एक करके अपने हाथ पैरों की रस्सियां कटने लगी। कुछ देर की मेहनत और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद में रस्सियां काटने में कामयाब हो गई और फिर मैं वहां से भाग निकली। यह जगह शहर से बहुत दूर थी। मेरा एक गुर्दा भी अभी अभी ऑपरेशन करके निकल गया था। मुझे भागते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सड़क किनारे पहुंच गई और वहां से लिफ्ट लेकर घर चली आई। दीदी ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई तो हम सब अपनी जगह पत्थर के हो गए थे।